तो प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम अपनी लास्ट क्लास जो लोकसभा पर बेस्ड थी उसको आगे बढ़ाते हैं और जो राज्यसभा वाला टॉपिक जो हमारा रह गया था उसको यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में देखने के पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, वो ये था कि लोकसभा में जो है वह जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है वह सीटों का आरक्षण किया गया है। क्या किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, और यह आरक्षण जो है वह अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। किस में किया गया है? 330 में। तो अनुच्छेद 330 में ये यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, पीएससी में तो कई बार पूछा जा चुका है। इस अनुच्छेद में जो है वह लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में जो है वह जो आपके एससी और एसटी इनके लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। क्या किया गया है? आरक्षण किया गया है। ठीक है, और उसमें यह कहा गया है कि जो 84 सीटें हैं, कितनी सीटें? 84 जो सीटें हैं वह आपके एससी कम्युनिटी के लिए होगी, अनुसूचित जाति के लिए होगी। और जो आपकी 47 सीटें हैं, कितनी? 47 जो सीटें हैं वो किसके लिए होंगी? एसटी कम्युनिटी के लिए होगी, शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए होंगी। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट आप और भी याद रखिएगा। इसमें जो ये सीटों का निर्धारण होता है, ठीक है, यह राज्यवार जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? राज्यों में इनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, राज्यों में जो इनकी जनसंख्या होती है, एसटी एससी कम्युनिटी की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर इस सीटों का निर्धारण किया जाता है। मतलब जैसे जिस राज्य में ज़्यादा अगर एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो उस राज्य से ज़्यादा लोकसभा में ज़्यादा सीटें रिजर्व होंगी उनके लिए। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तब के कंडीशन में क्या है कि लोकसभा में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है वो मध्य प्रदेश से पर्याप्त है। इस तरीके से जो है ये सीटों का रिजर्वेशन किया गया ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व बना रहे। ठीक है, कानून निर्माण में, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है? जनता ही शासक है ना। तो जनता के शासन को निर्धारित करने के लिए लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व तो हो। अगर लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर कैसा लोकतंत्र? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग राज्यसभा को देखते हैं, है ना। तो राज्यसभा का जो जिक्र है दोस्तों वह किया गया है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। कहाँ पर किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, और लोकसभा का 81 में किया गया है। अब राज्यसभा में अगर हम देखें तो जैसे लोकसभा की प्रथम बैठक जो है वह अप्रैल 1952 में हुई थी, वैसे ही राज्यसभा की जो प्रथम बैठक है वह 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का नहीं कह रहा हूं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, मतलब परमानेंट हाउस है। ठीक है, मतलब इसका कभी विघटन नहीं होता है, ये विघटित नहीं होता, ये परमानेंट है। ठीक है, इसमें सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन यह सदन जो है कभी विघटित नहीं होता। जैसे लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है हर 5 साल के बाद या और किसी परिस्थिति में, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ठीक है, ये जो राज्यसभा है वह क्या करता है? केंद्र में, कहाँ पर? केंद्र में, मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ये केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो राज्यसभा का गठन है यह भारत में जो है वह भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक, फेडरल जो सिस्टम है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था उसके तहत किया गया है। मतलब संघवाद की भावना को जो भारत ने अपनाया है उसको प्रभावी बनाने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। यहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, मतलब राज्यों के हितों की बात की जाती है। और जो लोकसभा है, जो हमारा लोकसभा है वह जनता का सभा है, जनसभा है। वहाँ पर जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के हित के लिए काम करते हैं। काम दोनों जनता के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधि भी जो आते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं उनके प्रतिनिधियों को जनता ने चुना है और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुन के यहाँ राज्यसभा में भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहां पर अच्छा एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, ये जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूं वो इस नोट्स के लास्ट में जो है वो आपको मिल जाएगा। और साथ में जो हमारे ये वीडियो होते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाया कीजिए, वहां पर आपको जो है डिटेल पूरा ये जो भी क्लासेस हैं उसके संबंध में जो डिटेल और महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है वो वहां पर ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी उससे भी जो है काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें संरचना।
राज्यसभा की जो है संरचना देखते हैं। जैसे लोकसभा की संरचना थी वैसे ही राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है दोस्तों, वह कितनी निर्धारित की गई है? 250 निर्धारित की गई। कितनी? 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 238 जो है वो चयनित हैं। कैसे हैं? चयनित हैं, जिनका चुनाव होता है। ठीक है। और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, जिनका मनोनयन जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है इनका मनोनयन। ठीक है। तो 12 मनोनीत होते हैं और 238 का जो है वह चयन किया जाता है। अब इस 238 में से भी 230 जो होते हैं, 230 जो मेंबर होते हैं वो राज्यों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। और जो 8 हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब ये मैंने बताया अधिकतम। अब हम वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में ये स्थिति है कि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वह 245 है। कितनी है? 245 है। इसमें से 225 जो है वो कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। और 8 यूटीज से आते हैं। कहाँ से आते हैं? 8 यूटीज से। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे लोकसभा में क्या हो रहा था कि लोकसभा में अन्य जो यूटीज थे, अदर जो यूनियन टेरिटरी थे, वहाँ से भी 7 सीटें थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल वही यूटी हैं जिनका अपना विधानसभा है, जिनकी अपनी क्या है? विधानसभा है। तो उसमें 3 ऐसे यूटीज हैं जिनकी अपनी खुद की विधानसभा है। उसमें एक है आपका दिल्ली, वहाँ से 3 सीटें हैं। फिर एक है पुदुचेरी, वहाँ से 1 सीट है। और एक है जम्मू कश्मीर, वहाँ से 4 सीटें हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। तो 3 यूटीज हैं, यूटीज से 8 सीटें हैं। और यूटी में आपको याद रखना है दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर बस शामिल है। जो अन्य यूटी हैं वो शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा नहीं है। क्या नहीं है? वहाँ पर विधानसभा नहीं है। इसलिए उन यूटीज को, उन केंद्र शासित प्रदेशों को जो है शामिल नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो अब क्यों है वो थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। अब इनका निर्वाचन में ही ये बात क्लियर हो जाएगी। निर्वाचन देखते हैं। देखिए, निर्वाचन का जो प्रोविजन है वो 80(4) में किया गया है। आपको 80 याद रखना है, सिंपल। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, वह अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब जनता इसमें वोट नहीं करती। हम लोग लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि कैसे होता है, तो वो देखते हैं हम। और इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो मेथड वही है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है, लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो जो मेथड है, वो मेथड कौन सा है आपका? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन सा मेथड है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के किसके? सदस्यों का। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो चुनाव, जो निर्वाचक होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो कौन होते हैं भाई? अब जनता तो है नहीं मतदाता। ठीक है। तो मतदाता फिर कौन है? कौन चुनाव करता है इनका? तो इनका चुनाव किया जाता है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा। किनके द्वारा? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा। निर्वाचित, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति में भी मैंने ऐसे ही बताया था आपको, मनोनीत नहीं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि मनोनीत एवं विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। मनोनीत एवं विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं। ठीक है। तो इनके द्वारा जो है वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसीलिए अब वो वाला पॉइंट याद कीजिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधानसभा नहीं है, ठीक है, वहां पर जो है वह राज्यसभा की सीटें भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब विधानसभा ही नहीं तो चुनेगा कौन? ठीक है। तो देखो इसमें होता कैसा है, होता कुछ इस तरीके का है। इसको आप ऐसे समझिए कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो विधानसभा है ना, इस विधानसभा के जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य, इसके सदस्यों को किन किन के द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और जनता के द्वारा इनके सदस्यों को चुना जाता है। और ये जो सदस्य होते हैं, ये जो सदस्य होते हैं, ये लोग चुनाव करते हैं किसके लिए? राज्यसभा के लिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो देखो ये इनडायरेक्ट हो गया ना, जनता ने इनको डायरेक्ट वोट नहीं दिया है, जनता ने इनको जो है इनडायरेक्ट वोट दिया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ये फैक्ट आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे देश में और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी फैक्ट पूछे गए हैं वो सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई भी आप घटना चक्र की जो किताबें आती हैं वो, या और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जो आते हैं, वो उठा के देख लीजिएगा। अगर उसमें से
अगर आपको 1000 प्रश्न दिखेंगे पूरे पॉलिटी के, या 1500 2000 प्रश्न दिखेंगे, तो लगभग जो है लगभग 1600 फैक्ट तो जो है हम अपनी इस क्लासेस में कवर कर रहे हैं। 100% का गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूँ, है ना, तो लगभग जो है अगर 2000 प्रश्न है तो उसमें से आपको जो है 1600 से 1700 प्रश्नों का फैक्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100-200 तो करंट अफेयर से होते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं अब हम इनकी योग्यताएं क्या हैं। तो हम इनका योग्यता, अगर हम इनकी योग्यताओं की बात करें तो इनकी योग्यता ये है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। मतलब अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ लगे हाथ तो मैं बताना ही भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। ये जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं ना, इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन इनका मनोनयन जो है इन 4 क्षेत्रों से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? 4 क्षेत्रों से, साहित्य से, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व जो है वह वहां पर बना रह सके। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को कला के क्षेत्र से जो है उनको पहले तो स्पोर्ट को नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में स्पोर्ट को जो है कला के अंतर्गत रखा गया और फिर क्या हुआ? उनका मनोनयन किया गया। वैसे ही राज्यसभा में जो है जया बच्चन का जो है मनोनयन किया गया था। इसके बाद में एक बार, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है मनोनयन जो है हर बार जो है 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक सचिन तेंदुलकर जी का नाम अभी मुझे याद है, तो उनका जो है मनोनयन किया गया था। जया बच्चन का मनोनयन किया गया था, और देख लीजिएगा जिनका मनोनयन किया गया था। अभी रिसेंट में भी 4-5 लोगों का मनोनयन किया गया है। ठीक है, तो ये मनोनीत सदस्य होते हैं और इनके 4 क्षेत्र होते हैं। इन 4 क्षेत्रों से ही उनका मनोनयन किया जाता है। तो इन 4 क्षेत्रों को आपको याद रखना है: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना। और यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। जो यूपी वाले हैं वो तो जो क्लासेस से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल में हम देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, मतलब जब तक लोकसभा होती है, और उसका लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना? 5 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। मतलब एक सदस्य अगर राज्यसभा का सदस्य बन गया तो कितने साल तक वो वहां पर रहेगा? वो वहां पर जो है वह 6 वर्ष तक सदस्य बन के रहेगा। क्लियर है बात? इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि इसमें 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। इसका विघटन तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार सब सदस्यों का चुनाव हुआ और 6 साल बाद जो है राज्यसभा जो है वह विघटित हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा तो होना नहीं है। तब के केस में क्या किया जाता है? स्थायी सदन है। अब शुरू में क्या हुआ, जब 1952 में जब राज्यसभा का गठन किया गया तो उसमें ऐसा हुआ कि इसमें से जो 245 मेंबर हैं उनका चुनाव हुआ। ठीक है, इसमें से मतलब 233 लोगों का चुनाव हुआ और 12 लोगों का मनोनयन हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ? लॉटरी निकाली गई। मतलब लॉटरी के माध्यम से क्या किया गया? 2 साल बाद, हर शुरुआत में 2 साल बाद क्या किया जा रहा था कि 1/3 सदस्यों का, 1/3 मेंबर जो है उनको क्या कर दिया जाता था? सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। ठीक है, उनको सेवानिवृत्त कर दी। फिर जब ये रोलिंग में बन गया तो फिर ऐसा हुआ कि अब उसके बाद जब एक बार ये पूरा सिस्टम सेट हो गया, उसके बाद ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 साल का जैसे ही कार्यकाल होगा तो हर 2 साल में ऐसा है कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसा उसका सिस्टम बना दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कोई सदस्य क्या है, एक बार राज्यसभा का सदस्य बन गया तो क्या दोबारा बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति कितनी बार भी चाहे लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो पुनः उसका जो है पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। ठीक है, और मनोनयन भी उसका बाद में भी किया जा सकता है। तो दोनों चीज, मनोनयन भी उसका दोबारा हो सकता है और पुनर्निर्वाचन भी उसका दोबारा हो सकता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद में जो है एक चीज यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का राज्यवार वितरण, ये आपको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं उनको तो याद कर लेना। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। किस राज्य की कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, और जिस राज्य का आप पेपर दे रहे हो उसमें यह भी याद कर लेना कि उस राज्य से कितने अनुसूचित जाति की सीटें हैं और कितनी अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप अपना स्टेट का जो है, जो स्पेशल स्टेट वाला जो पोर्शन है वो कवर करते होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट अटैच किया गया है नोट्स में, वहाँ पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
ये सारी चीजें देख लिए। अब राज्यसभा की जनरल जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं राज्यसभा के सभापति। जैसे लोकसभा के सभापति स्पीकर होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के भी सभापति, राज्यसभा के भी क्लास मॉनिटर होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के जो है पदेन सभापति होते हैं। कैसे होते हैं? पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 89(1) में ये बात कही गई है। आर्टिकल 89(1), ये आर्टिकल आप याद रखना कि जो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो जो है ये चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि आप एक पद धारण करोगे तो दूसरा पद जो है आप ऑटोमेटिक उस पद के जो है मुखिया बन जाओगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मतलब एक का सदस्य बन गया तो दूसरे के सदस्य आप ऑटोमेटिक हो जाओगे, इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। और अगर उसके अध्यक्ष बनोगे तो चेयरमैन, पदेन, ठीक है। तो कोई व्यक्ति हमारे देश का अगर उपराष्ट्रपति है मतलब वो व्यक्ति हमारे यहाँ पर राज्यसभा का सभापति भी है। क्लियर है बात? ठीक है। मतलब जैसे लोकसभा में क्या हो रहा था, लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष का क्या हो रहा था? निर्वाचन हो रहा था। लोकसभा के अध्यक्ष का जो है चुनाव किया गया लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति जो होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। वो जो उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति होगा वह क्या होगा? राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन उपसभापति भी होते हैं। अब राज्यसभा में उपसभापति भी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही व्यक्ति, जैसे क्लास में मॉनिटर हुआ तो क्लास में मॉनिटर के बाद एक जो को मॉनिटर भी होता है, ठीक है। जब मॉनिटर नहीं हो, मॉनिटर एब्सेंट हो या उसकी तबीयत ठीक नहीं हो तो कोई संभालने वाला तो होना चाहिए ना क्लास को, नहीं तो हड़दंग मच जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी होता है कि जब एक और व्यक्ति को जो है वह क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है, जिसको कहा जाता है क्या? उपसभापति। क्या कहा जाता है उसे? उपसभापति, या जिसे कहा जाता है आपका जो है डेपुटी चेयरमैन। क्या कहा जाता है? डेपुटी चेयरमैन, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये है आपके कौन? उपसभापति, है ना। अब ये उपसभापति जो होते हैं इनके बीच में भी वैसा ही सिस्टम है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, अब इनको माफी चाहूंगा, ठीक है, यहां पर कि जो उपसभापति है ना, उपसभापति का जो है अगर मान लीजिए वो अपने पद को रिक्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अपने पद को रिक्त करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, उनका भी मन कर जाए हिमालय जाने को, तो वो अपना त्याग पत्र किसको दे देते हैं? वह अपना त्याग पत्र जो है वह सभापति महोदय को देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो और एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे लोकसभा स्पीकर तो क्या है? लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति महोदय है ना तो वो राज्यसभा के सदस्य होते, ना तो वो लोकसभा के सदस्य होते, वो तो उपराष्ट्रपति हैं। अब होता क्या है कि देखिए, हुआ ऐसा कि देखिए एक उपराष्ट्रपति बना दिया गया हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो राष्ट्रपति का पद संभालने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। अब अगर मान लो जब तक राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रेसिडेंट महोदय हैं, तो ये बैठे बैठे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये करेंगे क्या? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका फिर कोई काम ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि यार देखो ये आदमी जो है बैठे बैठे पगला जाएगा, उससे अच्छा क्या करो, इसको जो है ना राज्यसभा का सभापति बना दो। क्या बना दो? राज्यसभा का सभापति बना दो। कुछ तो काम करता रहेगा, है ना। देश की जनता का पैसा है, कम से कम कुछ तो एक पद तो कम हो, नहीं तो फिर बस बैठे बैठे उसको वेतन भत्ते और इतनी सारी सुविधाएं बस देना होगा। इसलिए जो है उपराष्ट्रपति महोदय अपना अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आगे इसमें देखते हैं दोस्तों। आगे अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, अब उपसभापति को अगर हटाना है, मान लीजिए उपसभापति को अगर हटाना है, सभापति की बात नहीं कर रहा हूँ, उपसभापति को यदि हटाना है, जैसे लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा रहा था, तो वैसे ही हटाने के लिए यहाँ पर जो है वह क्या किया जाएगा? उनको हटाने के लिए वह राज्यसभा के बहुमत से हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा उनको? राज्यसभा के बहुमत से हटाया जाएगा। मतलब राज्यसभा में क्या होगा? एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, ठीक है, तो उपसभापति का जो पद है वह खाली हो जाएगा। ठीक, तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? सभापति को देंगे, है ना।
और उप सभापति को अगर हटाना है तो राज्यसभा के बहुमत से इसको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके द्वारा क्या किया जाता है। राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। क्या की जाती है? राज्यसभा की अध्यक्षता। मतलब राज्यसभा का जब सत्र चल रहा होता है तो वही महाराजा कुर्सी में बैठ करके जो है सारे सदस्यों को कंट्रोल करते हैं कि अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, अब तुम मत बोलो, अब तुम चुप होकर बैठ जाओ। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा किसी मंत्री से तो वो बोलेंगे कि आप इसको जवाब दो। तो ये सब पूरा वहाँ का डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम इनका रहता है। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, जरा सोचिए, ऐसा होता है कि मान लीजिए सभापति भी एब्सेंट है, उपसभापति भी एब्सेंट है, मतलब उपराष्ट्रपति भी छुट्टी में कहीं पर गए हुए हैं, है ना, और उपसभापति की तबीयत भी खराब हो गई है, वो आज जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सेशन जो चल रहा है उस पर प्रेजेंट नहीं है। तब के केस में क्या होगा? क्योंकि परिस्थिति है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस के लिए क्या किया जाता है? 10 लोगों की एक समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई है? 10 लोगों की जो है वह एक समिति बनाई गई है। इस समिति में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यक्ष बना दिया जाता है। कब तक के लिए? जब तक ये एब्सेंट है, जब तक ये लोग एब्सेंट हैं। जैसे ये लोग वापस आ जाएंगे ये व्यक्ति ऑटोमेटिक जो है हट के नॉर्मल सदस्य बन जाएगा। तो ये 10 लोगों की जो समिति होती है राज्यसभा के भीतर से ही होती है। मतलब ये 10 लोगों की जो समिति होती है यह राज्यसभा के जो 245 मेंबर होते हैं इन्हीं में से 10 लोगों की एक कमेटी बना दी जाएगी। और मान लीजिए सभापति या उपसभापति एब्सेंट है तो इन 10 में से किसी एक व्यक्ति को जो वरिष्ठ होगा, ठीक है, मतलब वो उपस्थित भी हो, ऐसा भी हो कि पता चले वो भी ना हो, ठीक है, तो इसमें से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब अगर ये हो रहा हो कि मान लीजिए अगर सभापति को या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चलाया जा रहा हो राज्यसभा में, मतलब इनको इनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया हो, वैसे ही जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर का हटाने के लिए लाया जाता है, तब के केस में ये लोग अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ठीक है, अरे स्वाभाविक सी बात है, इन्हीं को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, मतलब जिस व्यक्ति ने ही नियमों का उल्लंघन किया है ऐसा माना जा रहा है ना, अब उसको हटाने का प्रस्ताव चलाया जा रहा है, तो आप उसी को तो उसका अध्यक्ष नहीं बना देंगे ना। मतलब आप, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं कि चोर को, जिस व्यक्ति ने चोरी किया है उसी व्यक्ति को जो है आप क्या करेंगे? चोरी की जांच में नहीं बैठा देंगे कि भैया चलो तुम जांच करो चोरी की, ठीक है, मतलब तुम ही इन्वेस्टिगेट करो किसने चोरी किया है। चोर को ही आप वो नहीं करेंगे ना, जैसे कहा जाता है कि बिल्ली को जो है चूहे की तकवारी नहीं देंगे, ठीक है, कि देखो चूहा को देखती रहना, बिल्ली तो झपट जाएगी। तो वैसा ही यहाँ पर भी स्थिति है। तो जब ये लोगों के ऊपर, जब इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है तब के केस में ये लोग जो है अध्यक्ष नहीं होते हैं, ठीक है, तब दूसरे व्यक्ति, इन समिति के लोगों में से किसी एक व्यक्ति को जो अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्लियर है बात? इनके वेतन भत्ते की अगर हम बात करें तो संसद के द्वारा निर्धारित होता है और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से जो है इनको वेतन दिया जाता है। ठीक है, और शपथ की अगर हम बात करें तो इनके शपथ का वर्णन, राज्यसभा के सदस्यों के शपथ का जो वर्णन है दोस्तों, वह तृतीय अनुसूची है, तीसरी जो अनुसूची है उसमें दिया गया है। क्लियर है बात? ठीक है, और एक चीज और भी याद रखना ना कि राज्यसभा के संबंध में जो राज्यसभा में जो सीटों का वितरण है ना, सीटों का जो राज्यवार वितरण है, मतलब एक राज्य से कितना आएगा, ठीक है, जो राज्यवार वितरण है वह, उस वितरण का जो प्रावधान है दोस्तों वो आपका किया गया है कहाँ पर? 4th शेड्यूल में, मतलब 4थी अनुसूची में किया गया है। कहाँ पर किया गया? 4थी अनुसूची में किया गया। ये सारी अनुसूची अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ओके, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर के जो है उन क्लासेस को देख लेंगे, अनुसूची वाली जो क्लासेस है उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए, अब अगर मान लीजिए ये, अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अब जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों में लागू होगा, मतलब वो लोकसभा में भी लागू होगा और वो राज्यसभा में भी लागू होगा। ठीक है, ये दोनों में ये चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इनकी अयोग्यता, मतलब ये कब अयोग्य हो जाएंगे? इन्होंने पद धारण किया और इन्होंने मान लीजिए कुछ ऐसे कृत्य कर दिए कि ये उस पद के लिए जो है काबिल नहीं है, मतलब, या मैं कहूँ कि उस पद की जो गरिमा जो है होती है उसको ये लोग खराब कर रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो बात है इनकी अयोग्यता के संबंध में जो प्रावधान है वह आपके अनुच्छेद 102 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 102 में किया गया है। और उसमें कहा गया है कि मान लीजिए ऐसा हो कि अगर कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया हो जाए, क्या हो जाए? पागल या दिवालिया हो जाए, ठीक है, या पागल या दिवालिया है, तो वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सक्षम नहीं है,
ठीक है, और उसको देश के लिए उन इन्हीं लोगों को, यही वो लोग होते हैं जो देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली जो है वह स्टेबल नहीं है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अगर हम एक कानून बनाने वाली संस्था, देश को चलाने वाली संस्था में शामिल करेंगे तो उससे क्या है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ के लिए वो उपयुक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग खराब हैं, है ना, वो भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर या ऐसा हो जाए कि उन लोगों को, वो जो सदस्य हैं उनमें से किसी को 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो जाए। क्या हो जाए? 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो जाए। ठीक है, जैसे अभी राहुल गांधी को जो है ये लोग नापने में लगे हुए थे। ठीक है, गुजरात में वो मोदी वाला केस हुआ था जिसमें उन्होंने मोदी को लेकर के जो है, मोदी कम्युनिटी को लेकर के एक बात कह दी थी, तो उसके लिए जो है इनको 2 साल की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, वहाँ पर जो लोअर कोर्ट था उसके द्वारा जो 2 साल की सज़ा दे दी गई। तो 2 साल की जैसी इनकी सज़ा हुई राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी सांसद थे कहाँ से? लोकसभा से। तो इनकी जो सांसदी थी, मतलब ये जो संसद सदस्यता थी वो समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। लेकिन जैसे ही समाप्त होती उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, है ना, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इनको 2 साल की सज़ा नहीं होगी, 5-6 महीने ठीक है, पर्याप्त है, इतना बड़ा अपराध इन्होंने नहीं किया है कि उसके लिए 2 साल की इनको सज़ा दे दी जाए। तो फिर से वो उनकी सदस्यता बहाल हो गई। फिर और क्या हो सकता, क्या होगा अगर, कब ये अयोग्य होंगे? ये अयोग्य मान लिए जाएंगे कि मान लो संसद का सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? संसद का जो है सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, और कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है, संसद का जो सदस्य है, 60 दिन से उसका रता पता नहीं है, कहाँ है पता ही नहीं है, कोई सूचना ही नहीं दिया है कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ कि मर गया हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ बताया ही नहीं उसने, मतलब कोई पूर्व सूचना ही नहीं दिया उसने, कोई लिखित उसने सूचना ही नहीं दी। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जो क्लास से गायब है, महीनों से गायब है, रहता ही पता नहीं है, तब तो आदमी यही मानेगा ना कि भगवान जाने क्या हो गया है उसके साथ। तब ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति 60 दिन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है, कहाँ से? संसद के सत्र से, तब उसका पद जो है रिक्त मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि उसने पद को छोड़ दिया है, और फिर कुछ दिन बाद जो है उसमें बाई इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर और क्या है, कब अयोग्य होगा? मान लीजिए उस पर जो है दल बदल विरोधी कानून जो है उसके अंतर्गत कार्यवाही की गई हो। क्या किया गया हो? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंतर्गत जो है उसके कोई कार्यवाही की गई हो, और ये दल बदल का जो प्रावधान है वह 10वीं अनुसूची में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया गया है, 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। किसके द्वारा? 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। और अभी जब लास्ट क्लास में मैं आपको लोकसभा पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि किस सदस्य को दल बदल के आधार पर सजा देनी है, दंडित करना है। वो पावर किसके पास होती है? वो पावर लोकसभा स्पीकर के पास होती है। ठीक है, अब दल बदल की क्या शर्तें हैं, मतलब कब दल बदल माना जाएगा? दल बदल मतलब ये है कि आप एक पार्टी के सदस्य थे और आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन जब आप संसद के भी सदस्य थे तब। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अभी जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बार जो है चुनाव में हार गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए कि अगर हम कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आप लोग याद कर लीजिए जो चुनाव में जिनकी जीत नहीं हुई। ठीक है, वो मान लीजिए बीजेपी से चुनाव लड़े और हार गए। ठीक है, वो उनकी जो है जीत नहीं हुई, वो हार गए, और ऐसे कंडीशन में वो क्या करें, जा करके बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर लें। क्या क्या ज्वाइन कर लें? कांग्रेस ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल तब माना जाएगा कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और ये व्यक्ति जो है बीजेपी के टिकट से क्या लड़ा? चुनाव लड़ा और जीत गया। बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और जीत गया, और फिर बाद में ये जाकर के किसको ज्वाइन कर ले? कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। तो भाई इसने बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता है, तो फिर ये जाकर के कांग्रेस को ज्वाइन क्यों कर रहा है? क्योंकि जनता ने इसको वोट इसलिए दिया है कि ये बीजेपी का मेंबर है। ठीक है, अब और वो जाकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो ये तो जनता के साथ जो है धोखा करना हो गया। इसीलिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल है जिसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी उठाते हैं, क्योंकि कानून भी वही लोग बनाते हैं, तो अपना रास्ता वो लोग खोल के रखते हैं बुचकने वाला। ठीक है, कि कहाँ से वो निकल जाएंगे, इसके लिए वो अपना एक बैकडोर बना के रखते हैं। जो भी कानून बनाते हैं ना, उसमें एक ऐसा लूप होल बना देते हैं ये लोग जिससे ये उससे निकल जाएं। ठीक है, तो दल बदल के लिए क्या शर्तें हैं? दल बदल विरोधी अधिनियम आपको याद रखना है, 10वीं अनुसूची में है। इसे जो है वह भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, मान लीजिए क्या हुआ कि
अभी अभी रिसेंट में भी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, फिर मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ कि इसमें क्या हुआ कि पहले कांग्रेस की सरकार बनी। जैसे मध्य प्रदेश में का उदाहरण देता हूँ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ 2019 में, 2019 में जो है वह 2019-18 में जब इलेक्शन हुए थे, तब क्या हुआ, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और कमलनाथ जो है क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा कि जो सिंधिया गुट था, ठीक है, उसने इनका साथ, सब जी थे कांग्रेस पार्टी के ही, लेकिन उन्होंने जाकर के क्या ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी के पास पहले इतनी सीटें नहीं थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीट चाहिए, तो बीजेपी के पास 116 सीट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के पास तो इतनी सीटें थी, तो उसने सरकार बना लिया था। लेकिन कांग्रेस के जो कुछ सदस्य जो थे वो निकल के किस में शामिल हो गए, जाके बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया है, लेकिन इसका कुछ लूप होल है, वो अभी हम देखते हैं। आई होप कि आप लोग दल बदल समझ गए हैं। अब देखते हैं इसमें कि दल बदल के लिए क्या शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि मान लीजिए कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय तो आप लोग जानते हैं, जो किसी पार्टी का नहीं होता, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है, वह व्यक्ति स्वतंत्र निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाद में जाकर के किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाद में जाकर के किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, सपा को, बसपा को ज्वाइन कर लिया, तब की कंडीशन में उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा। लोकसभा स्पीकर कहेगा जाओ घर जाओ, तुम्हारी संसद सदस्यता समाप्त हो चुकी है, जाओ घर जाके बैठो। ठीक है, जब तुमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जनता ने तुम्हें वोट दिया था, जबकि तुम किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, इसके बावजूद भी तुम पार्टी के सदस्य बन रहे हो। जनता ने तुम्हें वोट इसीलिए न दिया है कि तुम किसी पार्टी के नहीं हो। जनता को पार्टियां पसंद नहीं है, तुम पसंद हो, और अब तुम जाकर के पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, और क्या कंडीशन है, दल बदल कब लागू होगा, दल बदल लागू होगा जब मनोनीत सदस्य, है ना, ये जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, किसी दल में शामिल हो जाते हैं 6 महीने के बाद। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इसका मनोनयन किया गया, ठीक है, इसका मनोनयन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, नॉमिनेशन किया गया, और ये 6 महीने के बाद, 6 महीने के पहले अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद जो है किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, एक होता है, एक व्यक्ति होता है, एक और समस्या यहाँ पर प्रोविजन है, उसमें ये है कि अगर विप की बात ना माने, विप की बात नहीं माने, विप का मतलब समझ लो, ये आपके घर का जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको आपके घर के रूल्स रेगुलेशंस बताता है। तो वैसे ही हर पार्टी का एक अपना क्या होता है, विप होता है, पार्टियों का क्या होता है, विप होता है। ये बताता है कि देखो तुमको किसके पक्ष में बोलना है, किसके विपक्ष में बोलना है, किसके पक्ष में वोट देना है, किसके पक्ष में वोट नहीं देना है। जैसे संसद में क्या है, वोटिंग होती है। अब इस वोटिंग में कांग्रेस का विप होगा तो वो बताएगा कि देखो हमको इस बार जो है ग्रीन बटन दबाना है, मतलब यस का बटन दबाना है, हमको नो का बटन दबाना है, हमको कोई बटन नहीं दबाना है, हमको हो हल्ला करते हुए बाहर निकलना है, बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन करना है। तो ये इसी को कहा जाता है विप। ठीक है, ये पार्टी के सदस्यों को बताता है कि इस मुद्दे पर हमको क्या करना है। ठीक है, अब हुआ ये कि इस विप ने, कांग्रेस के विप ने कहा कि देखो इस वाले मुद्दे पर हमको जो है वह क्या करना है, नो का बटन दबाना है। किसका बटन दबाना है, नो का बटन। और इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने क्या किया, यस का बटन प्रेस कर दिया, यस का बटन दबा दिया। तब विप कहेगा एक बात बताओ, तुम कांग्रेस वाले हो कि बीजेपी वाले, है ना। जब कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस की बात मानो ना, कांग्रेस कह रही है कि इसमें हमको नो का बटन दबाना है। ऐसे कंडीशन में भी इनके ऊपर दल बदल कानून को लगाया जा सकता है और इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्यता समाप्त हो जाएगी मतलब अब इनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा जब चुनाव होंगे तो। ठीक है, और यहाँ तक आगे मैं आपको और प्रोविजन बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें ये भी हो जाता है कि कई बार चुनाव लड़ने में रोक भी लगा दिया जाता है, लेकिन दल बदल में नहीं होता, वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या इसमें होता है जब 2 साल की सजा दी जाती है। तो ये हो गया दल बदल की शर्तें दोस्तों। ठीक है, लेकिन दल बदल कब लागू नहीं होता, ये तो कंडीशन मैंने आपको वो बताई कि जब दल बदल लागू होता है। क्या होता है, दल बदल लागू होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब दल बदल लागू नहीं होता। कब लागू नहीं होता, अपवाद, जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाकर के विलय कर जाएं, शामिल हो जाएं, तब दल बदल लागू नहीं होता। ऐसे ही यहां पर हुआ था। कांग्रेस पार्टी थी, मुख्यमंत्री थे कौन, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। सिंधिया जो थे, है ना, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो अपने जो समर्थक थे, तो इनके समर्थक जो थे टोटल वो कितने थे, 2/3 थे। 2/3 मेंबरों के साथ ये जाकर के किस में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में जो है दोस्तों वह दल बदल का जो प्रावधान है वह लागू नहीं होता है। ठीक है, ये बात जो है आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ
कि ऐसे कंडीशन में जो है इन पर दल बदल लागू नहीं होगा, ठीक है, अगर 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं तो। लेकिन अगर 2/3 से कम सदस्य जाके शामिल होंगे तो उन पर दल बदल लागू हो जाएगा और सभी सदस्यों की सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि दल बदल जो अयोग्यता है, दल बदल के संबंध में जो अयोग्यता है उसका निर्धारण जो है, उसका निर्णय जो है वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा में कौन है? लोकसभा स्पीकर है। राज्यसभा में कौन है? ठीक है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दल बदल। अब अगला जो है कि इसमें जो है अगर मान लीजिए एक प्रोविजन जो मैं आपको पहले बताया हूं, वो प्रोविजन ये है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि दल बदल के संबंध में तो निर्णय स्पीकर या पीठासीन अधिकारी के द्वारा लिया जाता है, लेकिन सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में, सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो कि PRA 1951 के तहत होता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है, उसका जो निर्णय है वह किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 3 में ये बात कही गई है, चुनाव आयोग की सलाह पर। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर, ठीक है। सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट है ए, इसको क्या है, अपने चुनाव के खर्च का जो है उसका चुनाव आयोग के द्वारा एक सीमा निर्धारित की जाती है और इस चुनाव खर्च का ब्यौरा, ठीक है, चुनाव खर्च का जो ब्यौरा है वो इसको चुनाव आयोग को देना होता है। और मान लीजिए चुनाव आयोग ने कहा कि आप अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा दीजिए और ये उसको देने में असमर्थ हो गया, या जो सीमा निर्धारित की गई थी उससे ज़्यादा इसने खर्च कर दिया। वैसे करते तो हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है, तो करोड़ों बांटते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस सदस्य को वह क्या किया जाएगा, चुनाव आयोग राष्ट्रपति को यह सलाह देगा कि देखो इसने ये PRA एक्ट है इसका जो है अनुपालन नहीं किया है, इसका जो है पालन नहीं किया है, या इसने चुनाव में कोई धांधली की है या किसी गलत साधन का उपयोग किया है, तब के कंडीशन में इस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और वो समाप्त की जाएगी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ठीक है। तो दल बदल में निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को, जब अयोग्यता दल बदल के आधार पर हो। लेकिन जब अयोग्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर हो तब किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा चुनाव आयोग की सलाह पर, क्योंकि ये सारे जांच वांच करने का काम जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। एक वाद है, ये वाद आप लोग याद रखिएगा, है ना। जब डिटेल क्लासेस होगी, मेंस की क्लासेस होंगी, तो वहां मैं आपको इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो एक प्रमुख वाद है जिस वाद का नाम है किहोतो होलोहान वर्सेस जच्चिलोवाद 1992। तो आपको किहोतो होलोहान केस याद रखना है, जिसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया देखो ऐसा है कि जो पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय होता है, जो पीठासीन अधिकारी ने दल बदल का जो निर्णय लिया है वह अंतिम नहीं है, ठीक है। मतलब पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय लिया गया है, निर्णय जो लिया गया है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, वह निर्णय अंतिम है। क्या है? वह निर्णय अंतिम है, लेकिन न्यायपालिका उसको रिव्यू कर सकती है, मतलब न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है कि जो निर्णय पीठासीन अधिकारी ने लिया है वो सही है या नहीं। क्यों? उसके पीछे का कारण है, क्योंकि देखो क्या होता है, लोकसभा जो है, आपकी जो लोकसभा है, इसमें जो पीठासीन अधिकारी होगा या इसके जो लोकसभा स्पीकर होंगे वो उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की सरकार है। मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है और जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, वो भी किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? बीजेपी को। तो उनकी ज़्यादातर क्या कहना चाहिए उसको, लगाव, वो किसके साथ है? बीजेपी पार्टी के साथ है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कांग्रेस के किसी सदस्य के ऊपर जो है वह दल बदल का निर्णय लेना हो, क्या लेना हो? दल बदल के संबंध में कोई निर्णय लेना हो। ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है ये लोग जो है अपनी पार्टी का हित देखेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, कांग्रेस वाले को जो है दल बदल के आधार पर जो है वह क्या है, निष्कासित कर देंगे। इससे क्या है, उनकी सदस्य संख्या और कम हो जाएगी और हो सकता है अगली बार जब चुनाव हो तो बीजेपी उस सीट पर जीत जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो इसकी हम जांच करेंगे कि पीठासीन अधिकारी ने जो निर्णय लिया है दल बदल के आधार पर वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वह अपने पार्टी के हित को ध्यान में रख करके वो निर्णय लिया हो, ठीक है। इससे न्याय बना रहता है ना, ठीक है। ये ना हो क्योंकि पीठासीन अधिकारी जनरली जो है अपने पार्टी से उनका जुड़ाव लगा होता है तो अपने पार्टी के हित के बारे में सोचते हैं।
अब संसद सदस्यों के विशेषाधिकार देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए थे, वैसे ही संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार, ठीक है, वो प्रोवाइड किया गया है। इसका जिक्र जो है वह अनुच्छेद 105 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद नंबर 105 में किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए संसद में ये जो भी बोलते हैं, संसद के भीतर ये जो भी बात बोलते हैं उसके अगेंस्ट कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, है ना। कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध जो है, ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसके अगेंस्ट में संसद में इन्होंने जो भी बात बोली है उसको लेकर के कोई इनके ऊपर जो है मुकदमेबाजी नहीं की जा सकती कि ये फलाने कम्युनिटी के लोगों को ये बोल रहे थे, ये फलाने तरीके की बात कर रहे थे, क्योंकि संसद की जो भी सेशंस होते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, ठीक है। तो ये ना हो कि उसके आधार पर जो है इनको न्यायपालिका में घसीटा जाए, ठीक। पहली बात तो ये हो जाती है, मतलब संसद में इनको बोलने की आज़ादी प्राप्त होती है, वहाँ पर इनको वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। साथ में और क्या होता है, संसद के सत्र के प्रारंभ के 40 दिन पहले, है ना, संसद सत्र जो प्रारंभ होता है उसके 40 दिन पहले व बाद गिरफ्तारी नहीं की जा सकती इनकी दीवानी मामलों में। ऐसा ही राष्ट्रपति के साथ भी है, ठीक है। राष्ट्रपति के को तो दीवानी मामलों में गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता, ठीक। तो और फौजदारी के लिए भी प्रोविज़न है। वैसे ही संसद सत्र सदस्यों के लिए भी ये प्रोविज़न है कि इनको संसद सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जो है इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, फौजदारी मामलों में अगर इनको गिरफ्तार करना है तो पहले जो है जो पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, या लोकसभा जो स्पीकर हैं, पीठासीन जो अधिकारी हैं या जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। उनकी अनुमति के आधार पर, मतलब कोई हीनियस क्राइम ही कर दिया, कोई ऐसा क्राइम कर दिया, मान लीजिए किसी संसद सदस्य के ऊपर जो है किसी ऐसे क्राइम का आरोप लगा हो, ठीक है, जो जघन्य अपराध हो, ठीक है, ST SC के विरुद्ध इन्होंने क्राइम कर दिया, महिलाओं के विरुद्ध कोई क्राइम कर दिया, ऐसे कंडीशन में अगर इनको गिरफ्तार करना हुआ, ऐसे फौजदारी मामले हैं, तो उसके लिए पहले पीठासीन अधिकारी से जो है वह अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वो अलाउड कर देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार है जिनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 105 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, ठीक है। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, ठीक है। तो इसमें 3 बातें हैं। एक तो है सत्र, जिसे हम सेशन कहते हैं। सत्रावसान मतलब जब सेशन जो है उसका एडजर्नमेंट होता है, मतलब सत्र समाप्त होता है। और एक विघटन, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो संसद के जो है 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। 3 जो है इसके सेशन होते हैं। 3 सेशन कौन कौन से होते हैं? सेशन मतलब जब ये मिलते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक साल में ये लोग कितनी बार वहाँ पर बैठ करके जो है वह हो हल्ला मचाएंगे, ठीक है। इनकी बैठक कितने समय तक के लिए होगी, कितनी बार होगी? तो सबसे पहले होता है बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र। साल की शुरुआत में क्या होता है? बजट सत्र, पैसा वाला सत्र, है ना। ये फरवरी और मई में होता है। ये करीबन वही जो है 40 से 50 दिन तक का होता है, ठीक है, फरवरी और मई में। इसमें संसद सदस्य बैठते हैं, बजट पर चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक, और जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर होता है मानसून सत्र। कौन सा होता है? मानसून सत्र। मानसून सत्र होता है जुलाई और सितंबर में। क्योंकि देखो बाकी समय में क्या होता है, ये जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में होते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ पर जो है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सांसद, वो अपना पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन इस समय पर ये दिल्ली में होते हैं और दिल्ली के संसद भवन में बैठ करके जो है वह देश के विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी करते हैं और कुछ कुछ हद तक जो है देश का पैसा भी बर्बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा नंबर का जो सत्र होता है वो है आपका क्या? शीतकालीन सत्र। क्या है? शीतकालीन सत्र, जो कि सबसे छोटा होता है, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में ये आयोजित किया जाता है शीतकालीन सत्र। तो संसद के कितने सत्र दोस्तों? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये सत्र बुलाता कौन है? सत्र को बुलाता कौन है? कब कौन इनको न्योता देता है कि भैया आ जाओ, आके बैठो, है ना? ये करने का काम करता कौन है? तो सत्र बुलाना, सत्र को बुलाना कि आओ दिल्ली में आओ, सब लोग यहीं बैठो, पार्लियामेंट में, संसद भवन में बैठो, कानून बनाओ, देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर चर्चा करो, उनका सॉल्यूशन, जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालो, ठीक है। तो ये सत्र बुलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, लास्ट क्लास में भी बताया था। और सत्रावसान करने का जो काम होता है वह भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखना है जो ये लोकसभा के स्पीकर होते हैं ये क्या कर सकते हैं? सत्र का स्थगन कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं कि अब हम कल मिलेंगे, अब हम परसों मिलेंगे, अब हम नरसों मिलेंगे। लेकिन इस सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय करेंगे और इस सत्र को अब हम
अगले सत्र में मिलेंगे, इसको कहेंगे सत्रावसान। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। एडजर्नमेंट स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब संसद के जो सत्र होते हैं उसमें से दो महत्वपूर्ण प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसमें से होते तो 4 सेगमेंट हैं, लेकिन 2 सेगमेंट के बारे में हम देखते हैं। एक सेगमेंट है जो आपका है प्रश्नकाल। क्या है? प्रश्नकाल। ये जो प्रश्नकाल होता है दोस्तों, ये 11 से 12 बजे तक होता है। इस प्रश्नकाल में क्या होता है, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया बताओ आपके विभाग में क्या चल रहा है। ये वाली जो, अब जैसे पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री से पूछा जाएगा कि भैया देश में जो है इस समय पर्यावरण के, अभी दिल्ली में ठंड का मौसम आ गया है, दिल्ली की हालत वैसे भी खराब हो चुकी है, दिल्ली के लोगों की, वहाँ के हवा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी रहते थे तो N95 मास्क लगा के घूमा करते थे, ठंड में इतना ज़्यादा स्मोग की कंडीशन रहती है। तब वहाँ पर जो संसद के सदस्य वो इनसे पूछेंगे, पर्यावरण मंत्री से, कि भैया आप क्या कर रहे हो, इस परिस्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहे हो, और ऐसे देश में और ऐसी कंडीशंस ना हो उसके लिए आपने क्या स्टेप उठाया है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके की बात प्रश्नकाल होता है। ठीक है, इस प्रश्नकाल में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे वो आपको जानने के लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वो नेक्स्ट है, वो है आपका क्या? शून्यकाल। देखो ये शून्यकाल महत्वपूर्ण है। इसको शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 0 आवर कहा जाता है, क्योंकि 12 बजे के समय को ऐसा माना जाता है ना, जो 24 घंटे वाला जो वो होती है, घड़ी होती है, उसमें 12 का समय ये इस तरीके का होता है। अगर इसको हम लोग आर कहें और इसको हम लोग मिनट कहें, ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है, इसलिए इसको शून्यकाल 0 आवर कहा गया था। इस समय पर क्या होता है, कुछ त्वरित मुद्दे होते हैं जिनका शीघ्र समाधान चाहिए होता है, क्योंकि प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी नोटिस पहले से ली दी जाती है। ठीक है चीज़ें, लेकिन शून्यकाल में क्या हुआ, कल ही कोई ऐसी घटना हो गई, जैसे सपोज करो अचानक के कहीं पर बाढ़ आ गया। ये मानसून सत्र चल रहा था, जुलाई सितंबर में मानसून सत्र चल रहा था, कल ही सूचना मिली, रात में पता चला लोगों को कि पंजाब में जो है वह भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। अब मान लो इस पर चर्चा करना है कि पंजाब के लिए क्या किया जाए, क्या की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तब के कंडीशन में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये त्वरित है, कैसा है, त्वरित है, ऐसे कंडीशन में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कब पूछा जाएगा, शून्यकाल में पूछा जाता है। कब पूछा जाता है? शून्यकाल में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए संसद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है ना। फिर सत्र बुलाता कौन है, सत्रावसान कौन करता है। एक होता है साइने डाए। ठीक है, साइने डाए, सिने डाए इसे कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो स्थगन है, ये जो एडजर्नमेंट है, जो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, तो जब ये स्थगन करते हैं तो ये बोलते हैं कि अब हम, मान लो इन्होंने 12 बजे बात खूब हुड़दंग होने लगा, तो इन्होंने कहा 12 बजे एडजर्न किया। क्या किया? 12 बजे एडजर्नमेंट किया, और उन्होंने बोला कि अब ये सदन जो है वह 5 बजे मिलेगा। कितने बजे मिलेगा? 5 बजे जो है हम लोग फिर से मिलेंगे। तो इन्होंने बता दिया टाइम, या इन्होंने बता दिया, मान लीजिए आज 10 तारीख है, तो इन्होंने बोला कि अब हम 12 तारीख को मिलेंगे, तो ये टाइम बता दिया। लेकिन ऐसा हो कि गुस्से में आ जाए और बताएं ही ना कि ये कब मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने कह दिया हाउस स्टिल एडजर्न फॉर अनडिफाइनिड पीरियड, मतलब कोई डिफाइन नहीं है कि अब हम 12 तारीख को मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। ठीक है, तब को कहा जाता है इसे हाउस या सिनेडाए। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाउस सिनेडाए। मतलब एक सिंपल सी बात होता है, जैसे आज आप अपने दोस्त से मिले या अपनी प्रेमिका से मिले, और जैसे ही जा रहे थे तो आप उसको बोल के गए कल मिलेंगे बाबू। ठीक है, ऐसे बोल के चले गए, या उसने आपको बोल दिया कि हाँ कल मिलेंगे, कल इतने बजे मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से रेडी रहेंगे ना अगले दिन। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो गुस्सा हो जाए, है ना, और वो एकदम चली गई, और आप पूछे पड़े हो ये तो बताते जाओ या बताती जाओ कब मिलोगी, वो कुछ नहीं बोले, एकदम चले गई, फोन लगा के पूछ रहे हो, नहीं बताई उसने, ऐसे कंडीशन को कहा जाएगा हाउस विल बी एडजर्न टू सिनेडाए। है ना, मतलब हाउस को, सदन को जो है वह सिनेडाए तक के लिए जो है क्या कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया। मतलब तिथि नहीं बताई गई है। आपके दोस्त ने, आपकी जो प्रेमिका जो भी है, ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए इस परीक्षा की तैयारी के दरमियान, क्योंकि अगर वो है तो फिर सिलेक्शन में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो और अगर अच्छे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो अगर उसने बताया ही नहीं कि अब कब मिलेंगे, है ना, तब के कंडीशन में जो है इसको कहा जाएगा सिनेडाए। क्लियर है। अब एक होता है लेमडक सेशन। क्या होता है? लेमडक सेशन। ठीक है, ये जो संसद का सत्र होता है इसमें होता है लेमडक सेशन। इसको समझिए जरा। ऐसा हुआ, क्या हुआ, ये जो पुरानी लोकसभा थी, क्या थी? पुरानी लोकसभा के लिए है, क्योंकि राज्यसभा तो विघटित होती नहीं है। पुरानी लोकसभा। अब इस पुरानी लोकसभा में ये जो 545 लोग थे, इनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, फिर से चुनाव लड़े। चुनाव तो लड़ेंगे ही ना अगली बार फिर से आने के लिए, इन्होंने जो है चुनाव लड़ा। ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ा, लेकिन वो मेंबर, इनमें से कुछ मेंबर, मान लो इन 545 में से कुछ ऐसा हुआ कि
100 लोग जो है इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए ये 100 लोग। ठीक है, इनकी जगह 100 नए लोग चुनाव जीत गए। ये जो पुराने सदस्य थे इसमें से 100 लोग जो है चुनाव हार गए, 100 नए लोग जो है वो चुनाव जीते। लेकिन जब तक नई लोकसभा गठित नहीं होती, अब क्या होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा गठित होगी, तब तक क्या होता है, ये पुरानी लोकसभा ही चलती रहती है। जब तक नई लोकसभा गठित नहीं होती तब तक ये पुरानी लोकसभा चलती रहती है। और ये पुरानी लोकसभा का जब बैठक, इस पुरानी लोकसभा का जब बैठक होता है तो इसमें ऐसे सदस्य भी होते हैं जो इस बार चुनाव हार गए हैं। क्या है, चुनाव जो है हार गए हैं। तो इसको कहा जाता है लैम डक। एक तरीके से, अगर ऐसा कहना नहीं चाहिए है ना, ये एक अच्छा शब्द नहीं है, कि मतलब लंगड़ा स्थिति हो गई ना, क्योंकि अब इसका जो है अगले सत्र में ये नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको कहा जाता है लैम डक सेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, लैम डक सेशन कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ये लोग जो हार गए ये आखिरी बार उस बैठक में शामिल हुए हैं। अब अगली बार जब नई लोकसभा की बैठक होगी तब तो ये शामिल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सदस्य हैं ही नहीं, अब चुनाव ये हार चुके हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है लैम डक सेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा सदस्य जो राज्यसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते उनके लिए जो है ये शब्द यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, सदन संबोधन व संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार होती है। देखिए राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के बारे में हमने देखा दोस्तों कि राष्ट्रपति महोदय संसद के अभिन्न अंग है। कैसे अंग है, अभिन्न अंग है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है सदन को संबोधित करते हैं। क्या करते हैं, सदन को संबोधित करते हैं, वहाँ जाके भाषण देते हैं, या उनको कोई संदेश भिजवाना है सदन में। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास इसकी अधिकारिता होती है। क्लियर है। फिर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का एक विशेष संबोधन होता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदन में जाकर के विशेष रूप से सदस्यों को संबोधित करते हैं कि देखो मिलजुल करके काम करना, ठीक है, अच्छे से रहना, ठीक, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, देश के हित के बारे में सोचना, केवल अपना हित मत सोचना, करप्शन करना पर इतना नहीं करना कि देश ही बेच खाओ, है ना। तो ऐसे जा करके उनको संबोधित करते हैं, बताते हैं कि हमारी सरकार का क्या उद्देश्य है, हम क्यों बनाए हैं, हमारी जो सरकार है वो देश की जनता के लिए क्या करेगी, क्या नीतियां बनाया जाएगा। तो संबोधन होता है, सदन को जा करके संबोधित करते हैं सरकार के बिहाफ में। ठीक है, तो ये संबोधन होता है जब नई लोकसभा गठित होती है। जब नई लोकसभा गठित होती है तो जाकर के संबोधित करते हैं पूरे सदन को, सारे सदस्य लोग बैठे रहते हैं, ये जाकर के अपना भाषण देते हैं और बताते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है ना, मतलब ये नई सरकार गठित हो गई है, जो इससे पहले वाले ने तो आपका बंटाधार किया है, अब इनकी बारी है। ठीक है, चुपचाप तुम लोग सह लेना। ठीक, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है ये आपको लड़ाएंगे, आप लोग लड़ना और ये लोग इंजॉय करेंगे। ठीक, फिर क्या होता है, एक बार और भी होता है कि जब सत्र की शुरुआत होती है, मतलब ये एक बार नई लोकसभा बनी तब, और एक बार तब जब हर साल में एक सत्र की शुरुआत होती है, बजट सेशन, तब वहाँ पर भी जाकर के अपने भाषण देते हैं कि हमारी सरकार ने साल भर में आपको कितना लूटा है ना, कितना लूटा गया है, कितना लूटा जाएगा, ये सारी चीज़ें के लिए। तो ये नए नव वर्ष पर, ठीक है, मतलब ये मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब सरकार की नीतियों के बारे में जो है सदन को अवगत कराते हैं, है ना। तो इसको 2 बार जो है संबोधित करते हैं, और इसके लिए जब ये संबोधन दे दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो उसके लिए मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। मतलब लोग एक, ये जो संसद के सदस्य हैं ये लोग एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है पारित करते हैं। क्या पारित करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए जो है, क्योंकि भाई मुखिया आया है आपको संबोधित करने के लिए, आप उसको धन्यवाद भी नहीं कहोगे, तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाने का मतलब ये होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, संसद के सभी सदस्य संतुष्ट हैं, और संसद के सभी सदस्य संतुष्ट है मतलब देश की जनता संतुष्ट है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और उस हिसाब से जो है इसमें कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो और इसका जिक्र जो है, ये बात जो है आर्टिकल की गई है 86 में, कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 86 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन वह अनुच्छेद 86 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद में है संसदीय विधेयक के संबंध में और फिर बजट के संबंध में, तो इसकी चर्चा जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद।